हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, कब किया और किन परिस्थितियों में हुआ, आज हम यह देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, किस प्रपोजल के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। और सबसे पहले हम यह देखना उचित समझेंगे कि संविधान सभा का क्या अर्थ है। तो संविधान सभा के टॉपिक को हम जैसे आज देखते हैं, और इसका हमें यह देखना है कि संविधान सभा का निर्माण या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का क्या अर्थ है। तो संविधान सभा के अर्थ को हम यह देखेंगे कि संविधान के निर्माण के लिए जो प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई जाती है उसे संविधान सभा कहते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह होता है कि संविधान निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई एक सभा, इसका मतलब होता है संविधान सभा। और उस संविधान सभा में अनेक प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं। और उनका प्रमुख कार्य होता है, यानी संविधान सभा का जो प्रमुख कार्य है, संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा का प्रमुख कार्य होता है। संविधान का निर्माण करना संविधान सभा का सबसे प्रमुख कार्य है। अब हम यह देखते हैं इससे आगे चलकर कि संविधान सभा की मांग, यानी भारत में संविधान सभा बनाई गई थी जिसका प्रमुख कार्य था संविधान का निर्माण करना, जो भारत के संविधान को उचित तरीके से निर्मित कर सके। लेकिन हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, क्योंकि देश में उस समय जब संविधान बना तो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों ने समय समय पर संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। समय समय पर किसी ने कहा था संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए जो देश के लिए संविधान का निर्माण करे। किसी ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। तो सभी के सिलसिले वाइज और ये डेट और सन के हिसाब से, हम वर्ष के हिसाब से ये देखेंगे कि कब कब संविधान सभा का कि निर्माण की मांग उठाई गई थी। वो निर्माण की मांग भारतीय लोगों ने ही उठाई थी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने उठाई थी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1895 में संविधान सभा के निर्माण की मांग स्वराज विधेयक में संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई। और वो किसने? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग अपने किसमें? स्वराज विधेयक में। उन्होंने एक स्वराज विधेयक लाए थे, और स्वराज विधेयक में उन्होंने क्या मांग रखी थी कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। और उस समय 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात सोची, यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से किसी ने यह सोचा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जिसका काम होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। इसके बाद फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की आवाज उठाई थी, मांग की थी। ये सब मांग किससे कर रहे थे स्वतंत्रता सेनानी? अंग्रेजी सरकार से कर रहे थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन भारत में था। तो भारतीय संविधान, महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार हो। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए? भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए, यानी भारत के लोग जैसा चाहें ऐसे संविधान का निर्माण करें। तो संविधान का निर्माण करने के लिए जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, संविधान सभा का गठन बहुत अधिक आवश्यक है। तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन के लिए 1922 में आवाज उठाई, और उन्होंने यहां तक कहा
कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की या भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, भारतीयों की इच्छानुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। इसके बाद 1928 में संविधान सभा के गठन की मांग मोतीलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में और कई नेताओं के साथ मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई थी और स्वराज पार्टी में रहते हुए उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1928 में इन्होंने एक स्वराज दल बनाया था या स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी में के अधिवेशन में इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी कि भारतीय लोगों की एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए और जिसका काम होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो स्वराज पार्टी में ये थे, इन्होंने भी 1928 में अपने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। लेकिन जो इनमें सबसे जो प्रमुख बात है वो 1934 में हुई थी और 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय ने M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी। यानी औपचारिक रूप में संविधान सभा के गठन की मांग उठाने वाले कौन से नेता थे? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, ये साम्यवादी नेता थे, वामपंथी नेता थे और इनको 1931 में जेल की सजा हुई थी। तो इन्होंने जेल में रहते हुए किताब लिखी थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि भारत के लोगों की एक संविधान सभा बनाई जाए और जिसका काम क्या होगा, जिसका प्रमुख काम होगा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से, यदि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि ये क्वेश्चन टेस्टों के लिहाज से, परीक्षाओं के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसने की? तो M.N. रॉय ने की। और यदि यह आ जाए कि मानवेंद्र नाथ राय ने, M.N. रॉय ने संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग कब की, तो उसका आंसर होगा 1934 में की। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने, M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद 1935, तो 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियल रूप से संविधान सभा के गठन की मांग उठाई और M.N. रॉय ने जब औपचारिक रूप से मांग उठाई थी तो कांग्रेस ने उसकी पुष्टि की एक तरह से, और फिर कांग्रेस ने स्वयं आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। नेहरू जी ने मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उन्होंने 1938 में किसके आधार पर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? देश में जो वयस्क मताधिकार है, यानी पहले जो वयस्क हो चुके हैं, एक निश्चित आयु को प्राप्त कर चुके हैं, चाहे वो आयु 21 वर्ष की रहे या 18 वर्ष की रहे,
उन सबको अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे संविधान सभा के प्रतिनिधियों का जो संविधान का गठन करेंगे उनका चुनाव करे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले नेहरू जी ने 1938 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी और 1939 में कांग्रेस ने इस मांग को माना, कांग्रेस ने इस मांग को जायज ठहराया, यानी कांग्रेस ने इस मांग को दोबारा सही समझा और इसको दोबारा उठाया, यानी दोहराया। यानी कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप जानते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, बंबई में उसकी स्थापना हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस ने इसको जो जवाहरलाल नेहरू की मांग थी किसके आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, उस मांग को सही बताया, उसको सही समझा और ये कहा कि ये ठीक कह रहे हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। उसको पुनः दोहराया कि संविधान सभा का गठन तो किया ही जाना चाहिए जो संविधान, भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सके। अब इसके बाद यहां पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया 1940 में। 1940 में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से, यानी जो यहां पर वायसराय थे उस समय 1940 में, तो हमारे यहाँ वायसराय कौन थे भारत में, वो ब्रिटिश प्रतिनिधि होते हैं, जो वायसराय होते हैं वो भारत के में जो ब्रिटिश शासन चलाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने और ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या किया, संविधान सभा की मांग को एक सैद्धांतिक रूप से, यानी इसको सिद्धांत रूप में सही माना, यानी सिद्धांत रूप में सही मान लिया कि भारत के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो भारत के लिए संविधान सभा होगी तो संविधान का निर्माण करेगी। यानी 1940 में अंग्रेजी सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से सही मान लिया कि संविधान सभा होनी चाहिए और यह भी माना कि कम से कम जो संविधान सभा बने तो उसमें भारत के लोग भी हों। भारत के लोग भी होने का मतलब है उसमें भारतीय लोग भी हों। इससे तात्पर्य यह होता है, यदि केवल यह होता कि भारत के ही लोग हों तो यही है कि भारतीय लोगों की संविधान सभा होगी, लेकिन भारत के भी लोग हों तो इसका तात्पर्य यह होगा इसमें अन्य लोग भी रखे जा सकते हैं। लेकिन इस बात को फिर यहाँ पर ज्यादा कार्य रूप नहीं दिया गया और भारतीय लोगों, ये जो सैद्धांतिक रूप से सही माना था, ये किस एक अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, यानी अंग्रेजी सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, यानी 1940 में अंग्रेजी सरकार अगस्त प्रस्ताव लेकर आई थी और उस अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के द्वारा उठाई गई संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से सही मान लिया गया कि एक संविधान सभा बनाई जाए जो भारत के लोगों के लिए संविधान का निर्माण करे। इसके बाद 1942 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। तो जब विश्व युद्ध शुरू हो गया था तो अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछे बिना ही भारतीय लोगों की भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। तो इससे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और सभी भारतीय लोग नाराज हो गए थे और उनको मनाने के लिए ये घोषणा की गई। पहली बात तो ये है कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा घोषणा की गई थी, संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से सही माना था। उसके बाद कहीं भारत के लोग बहुत ज्यादा नाराज न हो जाएं और भारत कहीं अंग्रेजों के हाथ से न चला जाए, तो उस नाराजगी को शांत करने के लिए फिर 1942 में अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन क्या था? एक स्टैफर्ड क्रिप्स नाम के समाजवादी नेता थे। स्टैफर्ड क्रिप्स,
क्रिप्स नाम के समाजवादी नेता थे, जो कैबिनेट के भी सदस्य थे उस समय, और उनको भारत में भेजा गया। उसको क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया, 23 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन ने यह कहा कि भारतीय लोगों के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण अवश्य किया जाएगा, जो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यह काम कब होगा? ये युद्ध के बाद होगा, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब ऐसा होगा। यानी वो प्रपोजल जो लेकर आए थे, वो उनका कहना यह था कि जो युद्ध दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारतीयों की संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और भारतीयों के लिए संविधान सभा बना दी जाएगी। लेकिन भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने और मुस्लिम लीग के नेताओं ने, सभी ने मिलकर, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलकर क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को ठुकरा दिया, इसको नहीं माना। भारतीय नेता क्रिप्स मिशन के प्रपोजल से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा गांधी जी ने तो यहां तक भी कह दिया था कि क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल हैं वो एक आउटडेटेड चेक की तरह हैं, यानी एक ऐसे बैंक के चेक की तरह है जो दिवालिया हो गया है और वो चेक आउटडेटेड है, जिसका कोई फायदा नहीं है। यानी यदि संविधान सभा का गठन किया जाना है तो वो अभी किया जाना है, तुरंत प्रभाव से संविधान सभा भारतीयों के लिए गठित की जाए। युद्ध के बाद या दूसरे विश्व युद्ध को खत्म होने का इंतजार हम नहीं कर सकते। तो सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स जो प्रपोजल थे, क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे, उसको खारिज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो प्रमुख उस समय एक मिशन आया था, प्रमुख रूप से 1946 में दोबारा एक मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा और जिसमें 3 सदस्य रखे गए थे। वो तीनों सदस्य ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे। उन तीनों का एक मिशन बनाकर भारत में भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन में पहले तो ये देखिए कब आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया और इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और इसके जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे क्रिप्स। तीसरे कौन थे? क्रिप्स, स्टैफर्ड तीसरे सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स थे। स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ये 3 सदस्य आए थे, कैबिनेट, ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इनके मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। और उसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस मिशन के अध्यक्ष थे, ये वहां के कैबिनेट के सदस्य थे और वहां पर जो भारत सचिव का पद था उससे संबंधित थे, उसको सुशोभित किए हुए थे। एवी अलेक्जेंडर कौन थे? एवी अलेक्जेंडर नेवल अधिकारी, नेवल मंत्री थे, वहां पर नेवी के मंत्री थे, कैबिनेट के सदस्य थे। स्टैफर्ड क्रिप्स ट्रेड के मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे उस समय इंग्लैंड में। तो ये कैबिनेट के ही तीनों सदस्य थे। ये आए और इन्होंने कैबिनेट मिशन के रूप में भारत के नेताओं से बातचीत की। भारत के नेताओं से बातचीत करने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सभी नेताओं ने इनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और फिर इस कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया
शुरू हो गई थी। तो इससे आगे अगले उसमें हम यह देखते हैं कि क्या हुआ था, यानी संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा का गठन किस प्रपोजल के आधार पर हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ या किस प्रपोजल के आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर हुआ, यानी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अब संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, इसमें कितने सदस्य थे, कैसे इनका गठन हुआ, क्या निर्वाचन हुआ या मनोनीत हुए, क्या हुआ, तो हम इसको देखेंगे यहां पर कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। अब बात यहां पर यह आती है, ये 389 सदस्य क्यों रखे गए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। 389 सदस्य क्यों रखे गए, तो इसमें पहले 3 तरह के सदस्यों की वो रखी गई कि किस तरह से सदस्य चुने जाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब अंग्रेजों का यह राज्य था, ब्रिटिश राज्य भारत में था, तो 2 तरह से टेरिटरीज बटी हुई थी। एक तो ब्रिटिश प्रांत, यानी वो प्रांत, वो क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा राज्य भारत में चलता था, उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और दूसरा देसी रियासतें जो राजाओं के द्वारा, यानी रियासतों में राजा थे और राजा महाराजा रजवाड़े अपना शासन उस क्षेत्र में जहां पर उनका अधिकार था, उस क्षेत्र में अपना शासन स्वयं चलाते थे, तो उनको देसी रियासतें कहा जाता था। और इसके बाद चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आजकल हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संज्ञा दी गई है, जिनका प्रशासन केंद्र सरकार स्वयं चलाती है, जिनके प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ऐसे ही फिर एक अलग से क्षेत्र बनाए हुए थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या चीफ कमिश्नरी प्रांत के नाम से। तो उसमें हम यह देखेंगे कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, डिसाइड की गई 389। तो 389 सदस्यों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए गए, 292 ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य लिए गए थे और देसी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। अब इनको मिलाकर यदि हम, कई बार क्या होता है कि इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, दोनों को एक मान कर ये चला जाता है कि ब्रिटिश प्रांत ही था इन दोनों में, लेकिन ये अलग से चीफ कमिश्नरी बना रखी थी। तो इनमें ही हम इसको यदि जोड़ें तो ये हो गए 296 सदस्य प्लस 93, यानी 93 सदस्य, तो ये हो गए 389 सदस्य रखे गए थे। अब बात यह आती है कि ब्रिटिश प्रांत कितने थे उस समय, जब संविधान सभा के गठन की बात चल रही थी, तो भारत में ब्रिटिश प्रांत कितने थे, भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, यानी 11 ब्रिटिश प्रांत। और इन ब्रिटिश प्रांतों को भी 3 भागों में बांटा हुआ था, 3 तरह से इनको डिसाइड किया हुआ था। तो इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 सदस्य और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से। तो चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे वो भी 4 ही क्षेत्र थे, और वो कौन कौन से क्षेत्र थे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4, एक दिल्ली था, एक अजमेर था। हम इसको यदि ABCD करके भी यदि हम इनको याद करना चाहें तो आसानी से याद हो सकते हैं। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग,
कुर्ग और डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। अजमेर, अजमेर राजस्थान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में है, उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और सी फॉर कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक में है, और दिल्ली आपको पता ही है, देश की राजधानी दिल्ली है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, क्षेत्र थे, इनमें से 4 सदस्य। तो ब्रिटिश जो शासन, जहां पर डायरेक्टली ब्रिटिश शासन था, वो 296 सदस्य और देशी रियासतों के 93 सदस्य संविधान सभा में रखे गए। इसके बाद सीटों का निर्धारण कैसे हुआ, यानी ये जो 389 सदस्य रखे गए थे, इन सीटों का निर्धारण कैसे हुआ, किस तरह से 389 सदस्य ही रखे गए। तो इनमें कैसे निर्धारण हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य रखा गया, यानी एक सदस्य का चुनाव होगा। एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर। तो हम ये कह सकते हैं कि 389 सदस्यों को 10 लाख से यदि हम उस तरह से डिवाइड करें तो कम से कम 39 करोड़, सॉरी, कम से कम 39 करोड़ जनसंख्या उस समय भारत की रही होगी, 40 करोड़ भी रही होगी। तो उनको 10 लाख के हिसाब से यदि हम क्षेत्रों को डिवाइड करते हैं तो 389 सदस्य बनते हैं। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया या उसको मनोनीत किया गया। तो सीटों का निर्धारण इस तरह से किया गया था। और सीटों के निर्धारण में एक बात और दिलचस्प थी कि इन क्षेत्रों में समुदाय के आधार पर भी, वर्ग के आधार पर भी सीटों का निर्धारण किया गया था कि 3 वर्गों में इनको बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य करके बांटा गया। यानी जो जिस वर्ग या संप्रदाय के व्यक्ति होंगे वो उसी संप्रदाय या उसी वर्ग से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। तो इस तरह से भी इनको बांटा गया था। और विशेष रूप से राज्यों की 3 श्रेणियां बांटी गई थी। 3 श्रेणियों में क्या रखा गया था, ABCD, यानी ABCD करके राज्यों की 3 श्रेणियां रखी गई। तो ए श्रेणी और बी श्रेणी, सी श्रेणी। ए श्रेणी में कौन से रखे गए थे, जहां पर हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र थे, यानी ए श्रेणी में वे क्षेत्र रखे गए जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे, जिनमें 6 प्रांत थे। और बी में कौन से रखे गए, बी में उत्तर पश्चिम के प्रांत रखे गए, पंजाब और सिंध। और इसमें सी में, यानी बी में 3 रखे गए, बी में सिंध प्रांत और बलूचिस्तान, और सी में रखे गए 2, 3 यहां पर और 2 यहां पर। इस तरह से ये 11 प्रांत हो गए। इसमें मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, 6 प्रांत ये हो गए। और 3 इसमें हो गए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उधर वाला क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला क्षेत्र, और इधर सी में बंगाल और आसाम। इस तरह करके 11 क्षेत्र या 11 राज्य बनते हैं, जिनमें से 11 राज्यों में से 292 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। संविधान सभा में 292 सदस्य रखने थे। इसके बाद चुनाव का तरीका क्या हुआ, यानी चुनाव किस तरह से किया जाना था, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली वह प्रणाली होती है जब मतदाता सीधे या प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव न करके, मतदाता पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि फिर उन प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन किया गया।
संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। अब यहां पर देखने वाली बात है, क्या संविधान सभा के सभी सदस्य निर्वाचित थे? तो संविधान सभा के सभी सदस्य निर्वाचित नहीं थे। संविधान सभा के केवल वे सदस्य निर्वाचित थे जो ब्रिटिश प्रांतों से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से या प्रांत से चुने गए थे। बाकी देशी रियासतों से आने वाले सभी सदस्य यानी निर्वाचित नहीं थे, केवल क्या थे? मनोनीत थे। यानी कुछ निर्वाचित थे और कुछ क्या थे? मनोनीत थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी, यानी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से ही मनोनीत थी। आंशिक रूप से मनोनीत, यानी संविधान सभा के कुछ सदस्य तो मनोनीत किए गए थे और संविधान सभा के कुछ सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे वो निर्वाचित सदस्य थे, उनके लिए चुनाव हुआ था। और चुनाव किस तरह से हुआ था? एक प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। तो कुछ मनोनीत थे, निर्वाचित थे, कुछ मनोनीत थे। तो देशी रियासतों के राजाओं ने जो 93 सदस्य भेजे थे, वो 93 सदस्य क्या थे? वो मनोनीत थे, मनोनयन उनका करके भेजा था, अपॉइंट किए गए थे, उनका इलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आता है परीक्षाओं में, क्या संविधान सभा पूरी तरह से निर्वाचित थी? नहीं, संविधान सभा पूरी तरह से निर्वाचित नहीं थी, आंशिक निर्वाचित थी, आंशिक मनोनीत थी, क्योंकि कुछ सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, कुछ का मनोनयन हुआ था। अब बात आती है कि इलेक्शन, यहां पर चुनाव हो गया, चुनाव के बाद परिणाम क्या रहा, यानी किस तरह का परिणाम आया, वो टेबल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चुनाव परिणाम था। संविधान सभा का चुनाव परिणाम किस तरह से था, कितने सदस्यों ने कौन कौन सी सीटें जीती थी। तो अब यहां पर देखेंगे कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती। कांग्रेस की सीटें थी कितनी? 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही और कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग के हिस्से में गई। नंबर 3 पर यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स नंबर 4 पर, चौथी पार्टी यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को 1 सीट मिली। नंबर 5 यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1 सीट। नंबर 6 कृषक प्रजा पार्टी, तो कृषक प्रजा पार्टी के हिस्से में 1 सीट, 1 सीट पर ही कृषक प्रजा पार्टी का सदस्य जीत सका। नंबर 7 शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने भी 1 सीट जीती थी। और नंबर 8 हो गया, नंबर 8 सिख नॉन कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के अतिरिक्त सिख एक सीट पर विजयी रहे। और इधर नंबर 9 कम्युनिस्ट पार्टी उस समय थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने केवल 1 सीट जीती थी, उस समय 1 सीट ही जीत पाई कम्युनिस्ट पार्टी। नंबर 10 इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र उम्मीदवार, तो इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र उम्मीदवार कितने थे? ये 8 थे, यानी 8 जगह पर 8 सीटों पर इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र उम्मीदवार जीत कर आए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कुल कितने सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ था, जिनका चुनाव हुआ था, वो कुल सदस्य बनते हैं 296। इनमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वाले 4 सदस्य भी शामिल हैं, तो कुल सदस्य 296 हैं। और जो 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे, उनका मनोनयन या उनका नॉमिनेशन या उनकी अपॉइंटमेंट या उनको मनोनीत करके भेजने की जिम्मेदारी किसकी? देशी रियासत की थी। तो
इसको हम यहीं तक रखेंगे और स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम यहां से आगे चलेंगे कि संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का परिणाम रहा और संविधान सभा की कार्यप्रणाली इससे आगे क्या रहेगी। कार्यप्रणाली और संविधान को बनाने की जो भी कार्यप्रणाली थी उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।